नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। कंगाल हो चुके पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया में उसकी भद पिटवा दी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे 24 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया जो धार्मिक यात्रा के बहाने भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। मतलब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहां लोगों को भीख तक नसीब नहीं हो रही, और इसीलिए वहां के लोग भीख मांगने के लिए सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये सारे लोग उम्रा यानी धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जा रहे थे। पकड़े गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक 30 सितंबर की रात पंजाब प्रांत के मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से 8 लोगों को उतारा गया और दावा किया गया कि ये सभी लोग धार्मिक यात्रा करने के बहाने से सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां वो भीख मांग सके। अखबार के मुताबिक 30 सितंबर से पहले भी इसी हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाले विमान से 11 महिलाओं और एक बच्चे के साथ 16 लोगों को उतारा गया था। आरोप है कि ये लोग भी उम्रा वीजा पर सऊदी अरब भीख मांगने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती होती, उसने इन लोगों को पकड़ लिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने भिखारियों को लेकर पाकिस्तान सरकार के सामने नाराजगी जताई थी। अरब देशों ने 2 टूक कह दिया था कि अगर तीर्थ यात्रा के नाम पर पाकिस्तान के भिखारी उनके देशों में घुसे तो पाकिस्तान की सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि दावा किया गया कि इन देशों में जो भिखारी पकड़े गए उनमें 90% से ज्यादा पाकिस्तान के थे। इसलिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान की सरकार को भिखारी न भेजने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। यहाँ तक कि इन देशों ने पाकिस्तान से वहाँ पकड़े गए भिखारियों को वापस लेने की भी अपील की। मतलब भिखारियों की वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल फजीहत हो गई। सऊदी अरब और यूएई का आरोप है कि तीर्थ यात्रा के नाम पर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं और मौका मिलते ही वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके देश की छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से पाकिस्तान के हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। इसी वजह से वहां के लोग मौका मिलते ही तीर्थ यात्री बनकर पश्चिम एशिया के देशों का रुख कर रहे हैं। इधर केरल के कोच्चि से एक ऐसी खबर सामने आई जो सड़क से गुजरने वाले हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दे। किसी जगह का रास्ता न पता हो तो आजकल सब गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। केरल के कोच्चि में भी एक कार में 5 लोग सफर पर निकले, लेकिन उनसे गूगल मैप्स को फॉलो करने में एक चूक हो गई, जिसकी वजह से उस कार में सवार 29 साल के 2 डॉक्टर अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि उनकी कार सीधा एक नदी में जा गिरी। कार के साथ इतना भयानक हादसा देख आसपास के लोग और प्रशासन उसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए उतर गए, मगर 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने बताया कि मरने वाले दोनों डॉक्टरों में एक डॉक्टर ही कार चला रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, उनके लिए रास्ता अनजान था और तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर ने आगे का रूट पता करने के लिए गूगल मैप्स खोला। गूगल मैप्स ने बाईं तरफ मुड़ने को कहा, मगर वो लेफ्ट टर्न लेने से चूक गए। वो आगे चले गए और आगे सड़क थी ही नहीं, आगे नदी थी और उनकी गाड़ी नदी में जा गिरी। उधर यूरोप के देश स्पेन से एक ऐसे हादसे की खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। वहां के मुर्सिया इलाके में एक नाइट क्लब में लगी आग में जलकर 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नाइट क्लब में एक परिवार जन्मदिन मनाने गया था, लेकिन तभी उस नाइट क्लब में आग लग गई, जिसकी वजह से उन लोगों को जान बचाकर भागने का भी मौका नहीं मिला। नाइट क्लब में लगी आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसका ज्यादातर हिस्सा लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का कब्जा दिखाई दिया और थोड़ी देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई, जिसके बाद मुर्सिया इलाके के उस नाइट क्लब में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उस नाइट क्लब में लगी आग के तांडव को शांत किया जा सका, लेकिन इस दौरान आग ने जमकर कहर बरपाया। इधर बिहार के गोपालगंज में धार्मिक जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। आरोप लगा कि वहां की एक मस्जिद से कुछ लोगों ने उस जुलूस पर पथराव किया, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप लगा कि वो धार्मिक जुलूस जैसे ही गोपालगंज के हथुआ इलाके में बनी उस मस्जिद के सामने से गुजरा, उस पर पथराव किया गया। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस मस्जिद की छत पर खड़े होकर पत्थर फेंकते भी दिखाई दिए, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने भी जवाबी पत्थरबाजी की। दोनों तरफ से पथराव के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बवाल की सूचना पर वहां पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे। इस दौरान हालात पर काबू करने के लिए एसडीपीओ ने जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक नारे भी लगाए। पत्थरबाजी से जुलूस में शामिल कई लोग घायल हुए, जिसके बाद तनाव को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने हालात काबू करने का दावा किया। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां की एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान उसकी छत पत्तों की तरह गिरती नजर आई, जिसकी वजह से इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
लेकिन जिस किसी ने भी इस हादसे का वीडियो देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सियुदाद मदेरो इलाके में मौजूद उस चर्च की छत चंद सेकंड के अंदर भरभराकर गिरती नजर आई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उस चर्च में लोग प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी उस चर्च की छत अचानक ढह गई, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे के बाद वहां जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग घायलों को निकालते नजर आए, क्योंकि उस चर्च की छत के गिरते ही वहां मलबे का ढेर लग गया और कई लोग मलबे में दब गए। वहीं इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने लोगों को मलबे से निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच तुर्की की राजधानी अंकारा आत्मघाती हमले से दहल उठी। इस हमले की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ली। अंकारा में यह धमाका तुर्की की संसद के नजदीक हुआ, जिसमें 2 पुलिस वालों को चोट लगी, क्योंकि तुर्की की संसद के पास एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। धमाका इतना भयानक था कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। जबकि धमाके से कुछ देर पहले वहां सन्नाटा था और कुछ लोग वहां से गुजरे थे, लेकिन तभी एक गाड़ी रुकी और 2 लोग नीचे उतरे, जिनमें एक तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और कुछ ही पलों बाद धमाका हुआ और उस हमलावर के चिथड़े उड़ गए। इस डरावनी घटना के बाद पूरे अंकारा में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद तुर्की की संसद के आसपास सेना तैनात कर दी गई। इस बीच खबर आई कि इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए, क्योंकि एक हमलावर ने तो खुद को उड़ा लिया, लेकिन गाड़ी से उतरे दूसरे हमलावर ने वहां गोलियां चलाईं, जिससे पुलिस वाले जख्मी हो गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि अंकारा को दहलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुर्द लड़ाकों का संगठन PKK है, जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी कहते हैं। इस संगठन ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी भी ली, जिसके कुछ ही घंटों बाद तुर्की की सरकार ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से इस हमले का बदला ले लिया, क्योंकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इराक में घुसकर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 20 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया और जानकारी दी कि तुर्की के लड़ाकू विमानों की बमबारी में कई कुर्द लड़ाके मारे गए, क्योंकि अंकारा में आत्मघाती हमले के बाद तुर्की के लड़ाकू विमान उत्तरी इराक में घुस गए, जहां उन्होंने कुर्द लड़ाकों के 1-2 नहीं बल्कि 20 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इस एयर स्ट्राइक के बारे में खुद तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि तुर्की के विमानों ने उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक की, क्योंकि उत्तरी इराक को कुर्द लड़ाकों का गढ़ माना जाता है। इराक के इस हिस्से की सीमा तुर्की से लगती है और तुर्की के विमान पहले भी कई बार वहां घुस चुके हैं, लेकिन इस बार वो बदला लेने घुसे, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की संसद के मेन गेट के पास बम फोड़ा और एर्दोआन सरकार को ललकारा। क्योंकि तुर्की और कुर्द लड़ाकों का झगड़ा सालों पुराना है। तुर्की समेत उसके सहयोगी पश्चिमी देश तो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानते हैं, जबकि कुर्द समुदाय का कहना है कि वो एक अलग देश के लिए लड़ रहा है, जिसमें रुकावट बनने वाले देश उसके दुश्मन हैं, जिनसे कुर्द लड़ाकों का 36 का आंकड़ा है और उन देशों में तुर्की का नंबर सबसे पहला है, क्योंकि एर्दोआन सरकार तुर्की और उसके आसपास के इलाकों से कुर्द लड़ाकों को खत्म करने में जुटी। यही वजह रही कि PKK ने अंकारा को निशाना बनाया और वहां आत्मघाती हमला कर दिया। कुर्द समुदाय के लोग सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और अर्मेनिया में रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, जिसमें इराक का उत्तरी, तुर्की का दक्षिणी और सीरिया का उत्तरी इलाका शामिल होगा। लेकिन तुर्की किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता और इसीलिए इराक और सीरिया में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारता है, क्योंकि इन देशों के एक हिस्से में कुर्द समुदाय का बोलबाला है और यहाँ से कुर्द लड़ाके सीमा पार करके तुर्की में घुस जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये ISIS के आतंकी शाहनवाज से जुड़ी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आतंकी शाहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद खवाद हाउस पर हमले की प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आतंकी शाहनवाज और उसके साथियों ने इस खतरनाक साजिश से पर्दा उठा दिया। मतलब यह कि सिर्फ उत्तर भारत के शहरी नहीं बल्कि ISIS के ये आतंकी मुंबई समेत कई दूसरे शहरों पर भी बड़े हमलों की तैयारी में जुटे थे। मुंबई के खवाद हाउस को 2008 में 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान भी निशाना बनाया गया था और उसी खवाद हाउस को एक बार फिर निशाने पर लेने की साजिश रची गई। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने NIA की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल आतंकी शाहनवाज को उसके 2 साथियों के साथ दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि शाहनवाज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है और वो उत्तर भारत में कई बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी शाहनवाज उर्फ शफी-उज़-जमा पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रहा था और अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, लेकिन एक खुफिया जानकारी पर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने जैतपुर इलाके से उसे दबोच लिया। मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ इनको अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहनवाज के साथ पकड़े गए 2 आतंकियों के नाम रिजवान और अरशद है। पुलिस ने रिजवान को लखनऊ से जबकि अरशद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों के ठिकानों से बम बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए सारे आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका के साथ लगातार संपर्क में थे
और इंजीनियरिंग के छात्र रह चुके शाहनवाज पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का सरगना होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली का रहने वाला शाहनवाज पेशे से एक इंजीनियर है जो 18 जुलाई को महाराष्ट्र की पुणे पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक इसी साल 18 जुलाई को महाराष्ट्र के पुणे में बाइक चुराने के मामले में वहां की पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसी दौरान शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया था। जांच में पता चला कि शाहनवाज समेत पकड़े गए तीनों लोग आईएसआईएस के आतंकी हैं और इसी वजह से पुलिस ने इसे पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल नाम दे दिया। बाद में एनआईए ने शाहनवाज पर 3 लाख रुपए का इनाम रख दिया। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि पुणे से फरार होने के बाद शाहनवाज दिल्ली में छिपकर रह रहा था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि पाकिस्तान से इन्हें पीडीएफ फाइल में बम बनाने की जानकारी भेजी जाती थी। पुलिस ने शाहनवाज के ठिकाने से भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल बरामद होने का दावा किया, जिससे वो बम बनाने की तैयारी में था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो उत्तर भारत के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले के फिराक में था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे में गिरफ्तार होने से पहले शाहनवाज अपने साथियों के साथ मिलकर केमिकल से कई बार बम बना चुका था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने वहां के जंगल में बम का ट्रायल भी किया था, जो कामयाब रहा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल उत्तर भारत के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में था, जिसके लिए उसने कई शहरों की रेकी तक की थी। गुजरात, अहमदाबाद एटसेट्रा इन एरियाज में भी इनको काफी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि रेकी के दौरान शाहनवाज और उसके साथी कई दिनों तक दूसरे शहरों में रहते थे और ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि किस जगह पर धमाके से कितना नुकसान होगा। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इनका मकसद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ताकतवर बम से धमाका करना था, ताकि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो। पुलिस सूत्रों का दावा है कि भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए इन्हें पाकिस्तान से पैसे भेजे जाते थे। उधर अमेरिका के न्यू जर्सी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई, क्योंकि वहां एक तेज रफ्तार कार वहां के पुलिस मुख्यालय में ही घुस गई। हालांकि पुलिस ने उस कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो तेज रफ्तार कार पुलिस मुख्यालय का शीशा तोड़कर अंदर जा घुसी। इस घटना से हड़कंप मच गया और पुलिस मुख्यालय के दूसरे कमरे में मौजूद 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। पुलिसकर्मियों को देखकर वो आदमी खौफ से भर गया और बाद में उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे आतंकवाद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप है कि उस ड्राइवर ने जानबूझकर अपनी कार पुलिस मुख्यालय में घुसा दी थी। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस वक्त वो तेज रफ्तार कार पुलिस मुख्यालय में घुसी उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। इधर इंडिगो की एक फ्लाइट में इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ये विमान नागपुर से बेंगलुरु जा रहा था और आरोप है कि उस विमान में बैठे एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। उस वक्त वो विमान उड़ान भरने ही वाला था, जिसके बाद सीआईएसएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें शराब माफिया आबकारी टीम पर हमला करते नजर आए। ये घटना उस वक्त हुई जब उस आबकारी टीम के लोग छापेमारी करने पहुंचे थे और तभी कुछ लोगों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग आबकारी टीम के अधिकारियों पर लाठियां और डंडे फेंकते नजर आए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो लोग हमला करते रहे। इस दौरान आबकारी टीम के लोग जान बचाने के लिए भागने लगे तो भीड़ ने उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस घटना में आबकारी टीम के 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन की 4थी सालगिरह पर हिंसा भड़क गई। वहां की राजधानी बगदाद में लोग सुबह सुबह सड़कों पर उतर आए और 2019 के प्रदर्शन में मारे गए लोगों को याद किया। लेकिन रात होते होते इराक की राजधानी बगदाद जल उठी। जिधर नजर गई उधर सड़कों पर जलते टायर और चीजें नजर आईं, क्योंकि इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन की 4थी सालगिरह पर प्रदर्शनकारियों और इराक के सुरक्षा बल की भिड़ंत हो गई। एक ओर से प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाया तो दूसरी ओर से सुरक्षा बल ने उन पर लाठियां चलाई। प्रदर्शनकारी जब बगदाद की सड़कों पर निकले तो उनके हाथों में झंडे और उन लोगों की तस्वीरें थीं जो 2019 में इसी महीने हुए प्रदर्शन में मारे गए थे। लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा बात बढ़ती गई और रात तक बगदाद में आगजनी शुरू हो गई। बगदाद में हुए इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बल ने भी पूरा जोर आजमाया। लोग जब लाठीचार्ज से नहीं माने तो हवाई फायरिंग की गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हुए, क्योंकि इराक के सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए एक बार फिर वही रास्ता अपनाया जो उसने 2019 में अपनाया था। इराक में 2019 के अक्टूबर महीने में भ्रष्टाचार, मूलभूत सेवाओं की कमी और बेरोजगारी के मुद्दे पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था और जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें 700 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इराक के तब के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि 2019 के अक्टूबर महीने में मेहदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था
और हजारों लोग भ्रष्टाचार, मूलभूत सेवाओं की कमी और बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आए थे। इराक में हुए उन्हीं प्रदर्शनों की चौथी सालगिरह पर अक्टूबर की शुरुआत में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद ऐसी हिंसा हुई कि 2019 की याद आ गई, क्योंकि उस वक्त भी इराक में कुछ इसी तरह लोगों पर लाठियां और गोलियां चली थी। क्योंकि इराक के मीडिया ने यह दावा किया था कि सरकार ने सुरक्षा बल को आदेश दिया था कि लोगों को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से काबू किया जाए, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक ऐसी स्टडी सामने आई जिसके बाद डर जताया जाने लगा कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्से धीरे धीरे समंदर में डूबते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क शहर में बाढ़ आ सकती है। न्यूयॉर्क समंदर के किनारे बसा है और दुनिया भर में समुद्र के तट पर बसे शहरों के जल समाधि लेने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। और न्यूयॉर्क शहर के सामने ये संकट तो है ही। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि माजरा यह है कि न्यूयॉर्क की जमीन के नीचे उथल पुथल मची हुई है। आइस एज के वक्त न्यूयॉर्क पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था और अब वो बर्फ नहीं है, तो उसकी वजह से जमीन खुद को एडजस्ट कर रही है और न्यूयॉर्क शहर की जमीन धंसती जा रही है। उधर मिस्र के इस्माइलिया शहर में मौजूद पुलिस मुख्यालय में लगी आग से पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस वक्त उस बिल्डिंग में आग लगी उसके अंदर करीब 40 लोग मौजूद थे, जो मिस्र के इस्माइलिया में मौजूद उस इमारत में फंस गए, जिसमें लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप गई, क्योंकि वो 5 मंजिला बिल्डिंग किसी तेल के टैंकर की तरह जलती दिखाई दी। रात के वक्त लगी आग में वो इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई और इस दौरान उसके अंदर फंसे 38 लोग बुरी तरह झुलस गए, क्योंकि वहां के पुलिस मुख्यालय में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बताया गया कि आग पर काबू पाने के लिए रात भर पानी की बौछार की गई, तब कहीं जाकर सुबह उसे बुझाया जा सका। इस काम में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और सैकड़ों दमकल कर्मी घंटों तक जुटे रहे, लेकिन बिल्डिंग में लगी आग ने ऐसा भयानक रूप ले लिया कि वो सब कुछ तबाह करके ही मानी। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के एक मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी थू-थू होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं को पुरुषों का गुलाम बता दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर दुनिया भर में तालिबान सरकार की आलोचना शुरू हो गई। तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने शरिया कानून का हवाला देते हुए महिलाओं को पुरुषों का गुलाम बता दिया। और इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि शरिया कानून के मुताबिक अल्लाह की नजरों में पुरुष और महिलाएं एक बराबर नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक शरिया कानून ये कहता है कि पुरुष राज करने के लिए बने हैं, जबकि महिलाओं को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तालिबान पर महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां महिलाओं को कोई रियायत नहीं दी गई और अब वहां के मंत्री ने महिलाओं को पुरुषों का गुलाम बता दिया, जिसके बाद सारी दुनिया में तालिबान सरकार के इस रवैये की आलोचना शुरू हो गई। इधर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एक बार फिर आपत्तिजनक स्लोगन लिखने का मामला सामने आया, जिनमें बीजेपी, प्रधानमंत्री और कश्मीर से जुड़े विवादास्पद स्लोगन लिखे गए। हालांकि ये स्लोगन किसने लिखा है इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इन दीवारों को साफ कराने और उनकी जांच के निर्देश दे दिए गए। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच बिहार सरकार में जाति के आधार पर कराई गई जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। बिहार की सरकार में हिस्सेदार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया, जिसके बाद पटना में मौजूद जेडीयू के दफ्तर में जश्न मनाया गया। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। बिहार में जारी किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के 27.1286% लोग हैं। इसके अलावा एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या कुल आबादी की 19.6518% है, तो वहीं एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की संख्या 1.6824% है। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तादाद वहां की कुल आबादी का 36.0148% है। लेकिन इस जातिगत जनगणना में सबकी निगाह सामान्य वर्ग की आबादी के आंकड़ों पर भी थी। बिहार में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी, जिसके आंकड़े सामने आए और इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल जनसंख्या का 15.5224% हिस्सा सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखता है। इनमें ब्राह्मण समुदाय की आबादी 3.6675% है, वहीं भूमिहार समुदाय कुल आबादी का 2.8693% है। इसके अलावा कुर्मी समुदाय के 2.87% लोग हैं, वहीं मुसहर समुदाय की आबादी का हिस्सा कुल आबादी का 3% है। इसके अलावा कुल जनसंख्या का 14.2666% यादव समुदाय से ताल्लुक रखता है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद जेडीयू और आरजेडी ने बिहार की जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट कर इसे बिहार की जनता की जीत बताया। साथ ही बीजेपी पर जातिगत जनगणना के मामले में अड़ंगा लगाने का आरोप भी लगाया। और सरकार के आरोप लगाते ही बीजेपी ने भी
पलटवार करने में देर नहीं की। बिहार में हुई जातिगत जनगणना को बीजेपी ने भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बताया। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में भी उनकी पार्टी की सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराने का दावा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने खुद को जातिगत जनगणना का पक्षधर बताया और ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। ये सवाल तब उठा जब बिहार की सरकार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक बार फिर निशाना बनाया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग आए और उन्होंने उनसे मारपीट शुरू कर दी। बेरूत में मानवाधिकार कार्यकर्ता एलजीबीटी समुदाय यानी समलैंगिकों के अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए। लेकिन प्रदर्शन के दौरान ही कुछ लोग झुंड में आए और उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों को तो उन्होंने लहूलुहान तक कर डाला। भीड़ में आए इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों से जानवरों जैसा सलूक किया। एक शख्स के मुंह पर तो उन्होंने लात मार दी। महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो कुछ खास करती नजर नहीं आई। उल्टा उसके सामने ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। लेबनान में जिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ वो एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहां इस समुदाय के लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। इस बीच दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग ने वहां के लाखों लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। वहां की सरकार के मुताबिक सुमात्रा द्वीप में मौजूद करीब 300 जंगलों को इस आग ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे इतना धुआं उठा कि सुमात्रा समेत इंडोनेशिया के कई हिस्सों में लोगों की जान पर बनाई। हालात ऐसे हो गए कि इंडोनेशिया की सरकार को लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील करनी पड़ गई। वहां के लोगों को ये निर्देश दिए गए कि वो अपने घरों से ही काम करें और तब तक अपने घर से बाहर ना निकले जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहां जंगलों में लगी आग की वजह से हवा बेहद जहरीली हो गई, जिसका असर वहां के 1,70,00,000 लोगों पर पड़ा, जिन्हें जंगलों से उठने वाले धुएं की वजह से खांसी, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या होने लगी। और इसका सबसे बुरा असर वहां के बच्चों पर पड़ा, जिसके बाद इंडोनेशिया की सरकार ने बच्चों को स्कूल आने से मना कर दिया और उन्हें भी घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करने के निर्देश जारी कर दिए। उधर खबर है कि बर्ड फ्लू के खतरे से यूरोप का देश फ्रांस इतना घबरा गया कि उसने अपने देश में मौजूद लाखों बतखों को वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर ली, क्योंकि फ्रांस की सरकार को वहां बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू फैलने का खतरा सताने लगा। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मीट निर्यात करने वाला देश है और अगर वहां बर्ड फ्लू फैला तो ये उसकी आर्थिक स्थिति के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। और यही वजह रही कि फ्रांस की सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी और ये आदेश दे दिया कि जिन पोल्ट्री फार्मों में 250 से ज्यादा बतख हों उन्हें अक्टूबर महीने के खत्म होने से पहले अपनी बतखों को वैक्सीन के 2 डोज लगवाने होंगे और अगर उन्होंने ऐसा न किया तो उन पोल्ट्री फार्म के मालिकों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया जाएगा। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के कराची में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या से आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दहल गई। इस घटना के बाद जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा सख्त कर दी गई, क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक मारा गया लश्कर का आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक हाफिज सईद का बेहद करीबी था, जिसकी 2 दिन पहले 30 सितंबर को कराची में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें आतंकी फारूक कुछ लोगों के साथ वहां की एक मस्जिद से लौटता दिखाई दिया। तभी बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में हमला होने पर वो भागने की कोशिश करता भी नजर आया, लेकिन गोली लगने से वो सड़क पर ही गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई। और खुफिया सूत्र बताते हैं कि फारूक की मौत से न सिर्फ हाफिज सईद घबरा गया बल्कि ISI भी सख्ते में आ गया। इसी वजह से जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाया गया। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, एजाज अहमद अहंगर और बशीर अहमद पीर जैसे कई आतंकी वहां मारे जा चुके हैं। इस बीच बिहार के दरभंगा में धरने के दौरान मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां नीतीश सरकार से एम्स के लिए जमीन देने की मांग पर बीजेपी के कई नेता धरने पर बैठे थे, लेकिन इसी दौरान मंच टूट गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी सांसद कुछ नेताओं के साथ नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देते नजर आए। इसी बीच वो मीडिया को संबोधित करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी लकड़ी से बना मंच चरमराकर टूट गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और लोग मंच से उतरने की कोशिश करने लगे। मंच टूटने की वजह से दरभंगा सांसद और मधुबनी के विधायक को चोटें भी आई।
उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच खूनी जंग हो गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। लेकिन इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4 सैनिकों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक ये घटना 28 सितंबर की बताई गई। पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि ये खूनी झड़प तब हुई जब बलूचिस्तान प्रांत के जोब जिले में अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी के आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका पता चलते ही पाकिस्तानी सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। और पाकिस्तान की सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने घुसपैठ को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकियों के घायल होने का भी दावा किया। वहां के मीडिया के मुताबिक आतंकियों की तरफ से की गई गोलीबारी में पाकिस्तान के भी 4 सैनिकों की जान चली गई। पाकिस्तान का तालिबान कहा जाने वाला यह आतंकी संगठन 2007 में बनाया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हर दिन पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार गिराने का बड़ा दावा किया। और अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो पाकिस्तान की सेना टीटीपी के लड़ाकों से निपटने में बौनी साबित हो रही है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में इस आतंकी संगठन का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर के पास मौजूद ये दोनों प्रांत टीटीपी के गढ़ हैं, जहां कई बार इसके लड़ाकों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों पर जोरदार हमले किए। आतंकी संगठन टीटीपी का दावा है कि सितंबर महीने में उसके लड़ाकों ने रोजाना पाकिस्तानी सेना के 4 से ज्यादा जवानों को ढेर किया। और आंकड़े जारी करते हुए टीटीपी ने दावा किया कि सितंबर में उसने पाकिस्तानी सेना पर 106 हमले किए, जिसमें 123 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के 11 जासूसी कैमरों के साथ सेना की 13 गाड़ियों को भी तबाह करने के साथ घातक हथियारों को भी लूटने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने में टीटीपी के 24 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। इधर पंजाब के फाजिलका में 2 दोस्तों की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। पंजाब स्टेट की मासिक डियर लॉटरी का पहला 1.5 करोड़ का इनाम अबोहर में निकला और 200 रुपए में खरीदी गई लॉटरी में वो दोनों दोस्त करोड़पति बन गए। बताया गया कि दोनों दोस्त बीते कई साल से लॉटरी के टिकट खरीदते थे और इस टिकट को भी उन्होंने 1 रोज पहले ही खरीदा था। इस बीच कर्नाटक के शिवमोगा में पत्थरबाजी के बाद बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी। 1 रोज पहले वहां एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ गाड़ियों और घरों में तोड़फोड़ की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद एक्शन में आई पुलिस ने वीडियो के आधार पर 40 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में पुलिसकर्मी कुछ आरोपियों को एक घर के अंदर से खींचकर बाहर निकालते नजर आए। एक दूसरे वीडियो में भारी संख्या में मौजूद पुलिस वाले कुछ उपद्रवियों पर लाठी चलाते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिलाएं पुलिसकर्मियों से बहस करती दिखी। पुलिस के मुताबिक धार्मिक जुलूस पर हुए पथराव के बाद बवाल शुरू हुआ था और जुलूस में शामिल कुछ लड़कों ने भी आसपास के घरों में तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। तनाव की वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लगाकर भारी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया। इधर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर बयान देकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वहां रहने वाले खालिस्तान समर्थकों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो के इस प्लान का मास्टरमाइंड उन्हीं की पार्टी के सांसद और खालिस्तान समर्थक सुख धालीवाल हो सकते हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर सुख धालीवाल का करीबी था। यहां तक कि वो उनकी संसदीय सीट सरी के ही एक गुरुद्वारे में रह रहा था, जहां 18 जून को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खुफिया सूत्रों ने बताया कि निज्जर कनाडा में एक रैकेट चला रहा था, जिसमें अलग अलग देशों से लोगों को फर्जी दस्तावेज के जरिए कनाडा लाया जाता था और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। सूत्रों ने दावा किया इस काम के लिए उसे ट्रूडो की पार्टी के सांसद सुख धालीवाल का समर्थन मिला था। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरे लिंक रखने वाले सुख धालीवाल ने ही ट्रूडो को निज्जर की हत्या के मुद्दे को भुनाने का आइडिया दिया था, ताकि उन्हें कनाडा में रहने वाले सिखों की सहानुभूति मिल सके। लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। इस बीच भारत के खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा के बाद खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन में पांव पसारने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी कि खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा के समर्थक ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक इस प्लानिंग में वही खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं जिनका हाथ लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में था। भारत की जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस हमले का पूरा प्लान खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तैयार किया था। अवतार सिंह खांडा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था और लंदन में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। उस पर भारत में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को मदद पहुंचाने का भी आरोप लगा था।
इसी साल जून के महीने में उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर को उसकी मौत की वजह बताया। खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि अवतार खांडा के करीबी खालिस्तानी आतंकी शमशेर सिंह खालसा और जगदीप सिंह विर्क लंदन में भारत के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का प्लान बना रहे हैं। उधर स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त की गुरुद्वारे में एंट्री रोकने के मामले की जांच शुरू कर दी गई। 3 दिन पहले वहां एक गुरुद्वारे में खालिस्तान के कुछ समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को जाने से रोक दिया था और उनके साथ बदसलूकी भी की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें गुरुद्वारे के अंदर एक शख्स भारत के उच्चायुक्त को धमकी देता नजर आया। ये पूरी घटना भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की, लेकिन उस शख्स ने उनका मोबाइल भी जबरन बंद करा दिया। वहीं एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग भारत के उच्चायुक्त की कार के पास खड़े नजर आए और उनसे वहां से लौट जाने को कहते दिखे। इस घटना की निंदा करते हुए सरकार ने वहां की पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में आने से रोकने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराएं लगाई गई। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने ट्रूडो पर लोगों के बोलने की आजादी को कुचलने का आरोप लगा दिया और कनाडा सरकार के एक फैसले को मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी से जोड़ दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए एक नया नियम बनाया, जिसके तहत वहां की सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को सरकार से अनुमति के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिसके बाद कनाडा सरकार पर आरोप लगा कि इस नियम के जरिए सरकार ऑनलाइन कंटेंट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखेगी, क्योंकि इसके तहत OTT प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट पर दिखाया और सुनाए जाने वाला कंटेंट शामिल होगा। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले को शर्मनाक बताया, जबकि ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी थी। हालांकि G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर उन्हें खरी खरी सुनाई थी। उधर ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में भयानक सूखे और गर्मी की वजह से बीते एक हफ्ते में वहां की एक झील में 100 से ज्यादा डॉल्फिनों की जान चली गई। बताया गया कि गर्मी की वजह से झील के पानी का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसे बर्दाश्त करना डॉल्फिनों के बस से बाहर हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 से ज्यादा डॉल्फिनों ने दम तोड़ दिया और बेजान डॉल्फिन वहां झील के किनारे मरी हुई नजर आई। अमेज़न के जंगलों में सूखे और गर्मी की वजह क्लाइमेट चेंज तो है ही, मौसम का एल नीनो इफेक्ट भी वहां अपना कहर ढा रहा है। अब प्रशासन वहां झील में मौजूद बाकी डॉल्फिन को बचाने में लगा है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। इधर बिहार के सिवान में दिन दहाड़े एक मिठाई की दुकान पर हुई फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने उस दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान मिठाई की उस दुकान के मालिक ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राजधानी बेंगलुरु में नॉन कमर्शियल कारों के पैसे लेकर कार पूलिंग करना यानी अपनी कार में एक साथ कई लोगों को सफर कराने पर बैन लगा दिया। बेंगलुरु में टैक्सी ड्राइवर यूनियनें कार पूलिंग बंद करने की मांग कर रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला तो ले लिया, मगर सोशल मीडिया पर लोगों ने उस फैसले के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु का ट्रैफिक जैम लगातार सुर्खियों में रहता है। वहां कैब न मिलना और ज्यादा किराया भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, मगर फिर भी कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनियों के कार पूलिंग पर रोक लगा दी। सरकार ने दलील दी कि प्राइवेट कंपनियां बिना इजाजत कार पूलिंग कर रही हैं। They want to run. Let them take permission from Transport Department. जो भी कार पूलिंग पर बैन का उल्लंघन करता पाया गया, उसका 5 से 10 हजार रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। एक रोज पहले जमीन विवाद में वहां के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिन्हें हटाने पहुंची पुलिस की उन प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी सड़क जाम कर प्रदर्शन करते नजर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की गई तो प्रदर्शनकारी हटने के बजाय पुलिस के जवानों से बहस करने लगे, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस के जवानों ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। लोग लाठियों की मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी तरह मामले को शांत कराकर सड़क से जैम हटवाया गया। पुलिस के मुताबिक एक रोज पहले जमीन विवाद में एक आदमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाकियों की तलाश तेज कर दी। उधर अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने पूरे जिम्बाब्वे में सनसनी मचा दी। वहां के चिगुतू शहर में एक सोने की खदान ढह गई, जिससे वहां मौजूद 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस सोने की खदान में करीब 35 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो खदान ढह गई और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद खदान के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। भीड़ के बीच से ही कुछ लोग रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आए, जिनकी मदद से अंदर फंसे ज्यादातर मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन चिगतू में हुए इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई।
इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक रिपोर्ट लीक होने के बाद पाकिस्तान के प्लान से पर्दा उठ गया। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर मौजूद आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अड्डों पर बड़े हमले की योजना बना रहा है। और इस रिपोर्ट के जरिए यह आशंका जताई गई कि यह वैसी ही एयर स्ट्राइक हो सकती है जैसी भारत ने 2019 में बालाकोट सेक्टर के पास पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए की थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि अफगानिस्तान से लगने वाली उसकी सीमा के पास टीटीपी के करीब 8 ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जिनमें 170 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों पर नकेल कसने के इरादे से वहां बड़ा हवाई हमला कर सकता है, ताकि अफगानिस्तान सीमा के पास उसकी नींद हराम करने वाले आतंकियों से निजात मिल सके। इस रिपोर्ट के जरिए यह आरोप लगाया गया कि अफगानिस्तान के 4 जिलों से पाकिस्तान पर बड़े हमले की प्लानिंग की गई, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास एयर स्ट्राइक करने की योजना बनाई। इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अफगानी शरणार्थियों की बस्तियों पर अचानक पाकिस्तान पुलिस के जवान टूट पड़े। बताया गया कि वहां इस्लामाबाद पुलिस ने करीब 800 अफगान शरणार्थियों को गिरफ्त में ले लिया और उनके दस्तावेजों की जांच की। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद के कई इलाकों में पुलिस ने अफगानी शरणार्थियों की बस्तियों में अचानक धावा बोला और वहां से करीब 800 अफगानी शरणार्थियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिनमें 375 अफगानी शरणार्थियों को जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इन शरणार्थियों को दोबारा अफगानिस्तान भेजने की योजना बना रही है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान का कब्जा हुआ, लाखों लोग अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में बस गए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इनमें करीब 70% लोगों ने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में एंट्री ली और वहां रहना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गईं। यही वजह रही कि पाकिस्तान ने उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया ताकि शरणार्थियों की समस्या पर लगाम लगाई जा सके। इधर एशियन गेम्स में 9वें दिन स्पीड स्केटिंग इवेंट में भारतीय टीम ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ा दी। 5 टीमों के बीच हुए मुकाबले में भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही और भारत की पुरुष और महिला स्पीड स्केटिंग टीम ने 3000 मीटर रिले रेस के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। इससे पहले 2010 में भारत ने स्पीड स्केटिंग में मेडल जीता था। और स्पीड स्केटिंग के अलावा भारतीय टेबल टेनिस की महिला टीम ने भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। एशियन गेम्स के टेबल टेनिस डबल्स में पहली बार भारतीय महिला टीम ने पदक जीता और इस इवेंट में सुधीरता मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। उनकी जोड़ी ने विश्व चैंपियन चीन की टीम को क्वार्टर फाइनल में हराकर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके अलावा एशियन गेम्स में पहली बार 3000 मीटर की स्टीपल चेज दौड़ में भारत ने एक साथ 2 पदक जीते। महिलाओं की स्टीपल चेज दौड़ में पारुल चौधरी और प्रीति लामा ने कमाल कर दिया और उन दोनों खिलाड़ियों ने स्टीपल चेज दौड़ में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। स्टीपल चेज में पारुल ने जहां सिल्वर मेडल जीता तो प्रीति लामा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में पहली बार महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में भारत ने एक साथ 2 पदक जीते और इन्हीं मेडलों के दम पर एशियन गेम्स के 9वें दिन दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा। भारत ने अलग अलग इवेंट में 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 59 हो गई, जिनमें 13 स्वर्ण, 23 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि 9वें दिन भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का मजाक उड़ाने पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क घिर गए। यूक्रेन के सांसदों ने आरोप लगाया कि मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल रूस का प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एलोन मस्क ने एक मीम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का मजाक उड़ाया। एलोन मस्क ने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें जेलेंस्की जैसा दिखने वाला एक लड़का नजर आया और तस्वीर के ऊपर पश्चिमी देशों से जेलेंस्की के आर्थिक मदद मांगने पर मजाकिया लाइन लिखी थी। एलोन मस्क की इस पोस्ट के बाद यूक्रेन की संसद में उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया। यूक्रेन के एक सांसद ने तो एलोन मस्क को अप्रैल में उनकी कंपनी स्पेसएक्स को अंतरिक्ष में मिली नाकामी याद दिला दी, जबकि दूसरे सांसद ने उन पर पुतिन के लिए काम करने और रूस का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के बेटे ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली। अगस्त में येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद ऐसी खबरें आई कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन के 25 साल के बेटे पावेल प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के नए मुखिया बन गए। दावा किया गया कि वो एक बार फिर पुतिन के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन जंग में उतरने के लिए रूसी सेना से बातचीत करने में जुटे हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ रहे उनके पिता येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से बगावत करते हुए मॉस्को की तरफ कूच किया था, जिसके कुछ वक्त बाद ही उनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन बताया गया कि पावेल प्रिगोजिन जल्द से जल्द जंग के मैदान में उतरना चाहते हैं ताकि अपने पिता के ऊपर लगे गद्दारी के कलंक को साफ कर सकें। इधर पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की सीमा के नजदीक बीएसएफ ने 3 किलो हेरोइन बरामद की। बीएसएफ की टीम को तलाशी अभियान के दौरान नशे की एक खेप मिली।
और हेरोइन का ये पैकेट एक किसान के घर के पीछे मिला। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक उस पैकेट में 3 किलो से ज्यादा हेरोइन मिली। उधर अमेरिका के एक दांव से ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने के आसार बन गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि ईरान का दुश्मन इजरायल और ईरान का नया दोस्त बना सऊदी अरब एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं, जबकि सऊदी अरब और इजरायल पुराने दुश्मन रहे हैं। सऊदी अरब हमेशा फिलिस्तीन के साथ और इजरायल के खिलाफ खड़ा रहा है। मगर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब फिलिस्तीन का मुद्दा भुलाकर इजरायल से रिश्ते कायम करने को राजी हो गया। लेकिन बताया गया कि सऊदी अरब ने सिर्फ एक शर्त पर अमेरिका की बात मानने के लिए हामी भरी। उसकी शर्त यह है कि सऊदी अरब अमेरिका से अपनी हिफाजत करने का वादा चाहता है। सऊदी अरब चाहता है कि कल को अगर उस पर कोई देश हमला कर दे तो अमेरिका उसे बचाने में अपनी जान लगा दे। यानी कि सऊदी अरब अमेरिका से नेटो जैसा सैन्य समझौता चाहता है, जबकि वो नेटो का सदस्य ही नहीं है। मगर बताया गया कि अपने पुराने साथी सऊदी अरब को अपने कट्टर दुश्मन ईरान से दूर रखने के लिए अमेरिका उसकी इस शर्त पर विचार कर रहा है। हालांकि वो नेटो जैसा सैन्य करार करने को तो राजी नहीं, मगर माना जा रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को अपने गैर नेटो साथी का दर्जा देकर उसकी सुरक्षा में सहयोग कर सकता है। इधर हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर बम्बिहा गैंग के शूटर दीपक मान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर दीपक मान पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला था और एक रोज पहले उसका शव हरियाणा के सोनीपत में एक खेत से बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दीपक मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ललकारा था, जिसमें उसने गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ को मारने की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती दी थी। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से लॉरेंस गैंग ने उसे ठिकाने लगवा दिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि दीपक मान को कई गोलियां मारी गई थी और दावा किया गया कि पहले उसे किडनैप कर बुरी तरह टॉर्चर किया गया और बाद में उसे गोलियों से भून दिया गया। इस वारदात के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गोल्डी बराड़ के नाम से एक पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। यही नहीं, उसमें यह भी दावा किया गया कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी सुक्खा को भी लॉरेंस गैंग ने ही मरवाया था। इस बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए की टीम ने नक्सलियों को फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की। दोनों राज्यों में एनआईए ने करीब 60 जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नेल्लूर और तिरुपति जिलों में कई संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली गई। जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई उन लोगों पर नक्सलियों से संबंध होने के आरोप हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर जता दिया कि यूक्रेन की मदद के लिए वो हर हद पार कर सकते हैं, क्योंकि शटडाउन के खतरे के बीच उनका बयान आया कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन का साथ देंगे, जबकि अमेरिका खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब भी उस पर शटडाउन की तलवार लटकी हुई है। वो अलग बात है कि जो बाइडेन को अमेरिकी संसद से 45 दिन का वक्त मिल गया, क्योंकि अमेरिका की संसद ने 45 दिन के स्टॉप गैप फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से शटडाउन का खतरा कम से कम 17 नवंबर तक तो टल ही गया। अमेरिकी संसद ने स्टॉप गैप फंडिंग बिल के तहत $1600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,30,000 करोड़ के फंड को मंजूरी दी, जिसमें यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को शामिल नहीं किया गया। लेकिन बाइडेन पुतिन को हराने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार नजर आए, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन का साथ देंगे। जबकि ट्रंप की पार्टी ने खुलकर कहा कि वो यूक्रेन की मदद के खिलाफ है। लेकिन बाइडेन नहीं माने। वो अलग बात है कि फिलहाल उन्हें संसद से यूक्रेन की मदद के लिए एक पैसा नहीं मिला। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा तक के हिस्से का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से वडोदरा की दूरी केवल 10 घंटे रह गई, जो कि इस रास्ते पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी से भी कम है, क्योंकि तेजस करीब 10 घंटे 45 मिनट में दिल्ली से वडोदरा तक पहुंचती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के सोहना, राजस्थान के दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद और गुजरात के गोधरा से होकर गुजरेगा। इससे पहले दिल्ली से वडोदरा तक का सफर सड़क के रास्ते तय होने में 18 से 20 घंटे का वक्त लगता था। ये रास्ता करीब 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था, लेकिन नए एक्सप्रेसवे से दूरी घटकर 845 किलोमीटर रह गई। दावा किया जा रहा है कि इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चल सकती हैं। माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी तक दिल्ली से मुंबई तक का पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वहां छोटा सा मजाक करने पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। यह घटना उस वक्त हुई जब वो आदमी अपने बेटे के साथ एक ठेले पर नाश्ता करने पहुंचा था और आरोप है कि उसी दौरान वहां एक लड़के ने उस आदमी की शॉर्ट्स नीचे खींच दी। इस गंदे मजाक से वो आदमी इतना भड़क गया कि उसने उस लड़के पर हमला बोल दिया। हालांकि इसी बीच कुछ और लोग वहां पहुंच गए जो मामला शांत करने की कोशिश करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर शॉर्ट्स खींचने वाले उस लड़के ने उसे घूंसा मारने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो दुकान के चबूतरे पर गिर गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। कंगाल हो चुके पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया में उसकी भद पिटवा दी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे 24 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया जो धार्मिक यात्रा के बहाने भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। मतलब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहां लोगों को भीख तक नसीब नहीं हो रही, और इसीलिए वहां के लोग भीख मांगने के लिए सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये सारे लोग उम्रा यानी धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जा रहे थे। पकड़े गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक 30 सितंबर की रात पंजाब प्रांत के मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से 8 लोगों को उतारा गया और दावा किया गया कि ये सभी लोग धार्मिक यात्रा करने के बहाने से सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां वो भीख मांग सकें। अखबार के मुताबिक 30 सितंबर से पहले भी इसी हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाले विमान से 11 महिलाओं और एक बच्चे के साथ 16 लोगों को उतारा गया था। आरोप है कि ये लोग भी उम्रा वीजा पर सऊदी अरब भीख मांगने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती होती, उसने इन लोगों को पकड़ लिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने भिखारियों को लेकर पाकिस्तान सरकार के सामने नाराजगी जताई थी। अरब देशों ने 2 टूक कह दिया था कि अगर तीर्थ यात्रा के नाम पर पाकिस्तान के भिखारी उनके देशों में घुसे तो पाकिस्तान की सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि दावा किया गया कि इन देशों में जो भिखारी पकड़े गए उनमें 90% से ज्यादा पाकिस्तान के थे। इसलिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान की सरकार को भिखारी न भेजने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। यहाँ तक कि इन देशों ने पाकिस्तान से वहाँ पकड़े गए भिखारियों को वापस लेने की भी अपील की। मतलब भिखारियों की वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल फजीयत हो गई। सऊदी अरब और यूएई का आरोप है कि तीर्थ यात्रा के नाम पर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं और मौका मिलते ही वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके देश की छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से पाकिस्तान के हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। इसी वजह से वहां के लोग मौका मिलते ही तीर्थ यात्री बनकर पश्चिम एशिया के देशों का रुख कर रहे हैं। इधर केरल के कोच्चि से एक ऐसी खबर सामने आई जो सड़क से गुजरने वाले हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दे। किसी जगह का रास्ता न पता हो तो आजकल सब गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। केरल के कोच्चि में भी एक कार में 5 लोग सफर पर निकले, लेकिन उनसे गूगल मैप्स को फॉलो करने में एक चूक हो गई, जिसकी वजह से उस कार में सवार 29 साल के 2 डॉक्टर अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि उनकी कार सीधा एक नदी में जा गिरी। कार के साथ इतना भयानक हादसा देख आसपास के लोग और प्रशासन उसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए उतर गए, मगर 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने बताया कि मरने वाले दोनों डॉक्टरों में एक डॉक्टर ही कार चला रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, उनके लिए रास्ता अनजान था और तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर ने आगे का रूट पता करने के लिए गूगल मैप्स खोला। गूगल मैप्स ने बाईं तरफ मुड़ने को कहा, मगर वो लेफ्ट टर्न लेने से चूक गए। वो आगे चले गए और आगे सड़क थी ही नहीं, आगे नदी थी और उनकी गाड़ी नदी में जा गिरी। उधर यूरोप के देश स्पेन से एक ऐसे हादसे की खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। वहां के मुर्सिया इलाके में एक नाइट क्लब में लगी आग में जलकर 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब नाइट क्लब में एक परिवार जन्मदिन मनाने गया था, लेकिन तभी उस नाइट क्लब में आग लग गई, जिसकी वजह से उन लोगों को जान बचाकर भागने का भी मौका नहीं मिला। नाइट क्लब में लगी आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसका ज्यादातर हिस्सा लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का कब्जा दिखाई दिया और थोड़ी देर में आग पहले से भी ज्यादा भड़क गई, जिसके बाद मुर्सिया इलाके के उस नाइट क्लब में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उस नाइट क्लब में लगी आग के तांडव को शांत किया जा सका, लेकिन इस दौरान आग ने जमकर कहर बरपाया।
उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां की एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान उसकी छत पत्तों की तरह गिरती नजर आई, जिसकी वजह से इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन जिस किसी ने भी इस हादसे का वीडियो देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सियुदाद मदेरो इलाके में मौजूद उस चर्च की छत चंद सेकंड के अंदर भरभराकर गिरती नजर आई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उस चर्च में लोग प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी उस चर्च की छत अचानक ढह गई, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे के बाद वहां जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग घायलों को निकालते नजर आए, क्योंकि उस चर्च की छत के गिरते ही वहां मलबे का ढेर लग गया और कई लोग मलबे में दब गए। वहीं इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने लोगों को मलबे से निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये आईएसआईएस के आतंकी शाहनवाज से जुड़ी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आतंकी शाहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद खबाद हाउस पर हमले की प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आतंकी शाहनवाज और उसके साथियों ने इस खतरनाक साजिश से पर्दा उठा दिया। मतलब यह कि सिर्फ उत्तर भारत के शहरी नहीं बल्कि आईएसआईएस के ये आतंकी मुंबई समेत कई दूसरे शहरों पर भी बड़े हमलों की तैयारी में जुटे थे। मुंबई के खबाद हाउस को 2008 में 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान भी निशाना बनाया गया था और उसी खबाद हाउस को एक बार फिर निशाने पर लेने की साजिश रची गई। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल आतंकी शाहनवाज को उसके 2 साथियों के साथ दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि शाहनवाज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है और वो उत्तर भारत में कई बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी शाहनवाज उर्फ शफीउज़्ज़मा पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रहा था और अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। लेकिन एक खुफिया जानकारी पर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने जैतपुर इलाके से उसे दबोच लिया। मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ इनको अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहनवाज के साथ पकड़े गए 2 आतंकियों के नाम रिजवान और अरशद है। पुलिस ने रिजवान को लखनऊ से जबकि अरशद को मुरादाबाद। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ऐसी वारदात हुई जिससे पूरे शहर को हैरान कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वहां छोटा सा मजाक करने पर एक आदमी की जमकर पिटाई की गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो आदमी अपने बेटे के साथ एक ठेले पर नाश्ता करने पहुंचा था और आरोप है कि उसी दौरान वहां एक लड़के ने उस आदमी की शॉर्ट्स नीचे खींच दी। इस गंदे मजाक से वो आदमी इतना भड़क गया कि उसने उस लड़के पर हमला बोल दिया। हालांकि इसी बीच कुछ और लोग वहां पहुंच गए जो मामला शांत करने की कोशिश करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर शॉर्ट्स खींचने वाले उस लड़के ने उसे घूंसा मारने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो दुकान के चबूतरे पर गिर गया और इसी बीच उस लड़के के कई साथी वहां पहुंच गए, जिन्होंने उस आदमी पर लात और घूंसों की बारिश कर दी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि इस दौरान उन लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का और उसके साथी उस आदमी की बेरहमी से पिटाई करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की बढ़ती दादागिरी से गुस्साए फिलीपींस ने एक बार फिर उसे बड़ी धमकी दे डाली। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में वो उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे और फिलीपींस चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले ही उसने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के मछुआरों का रास्ता रोकने के लिए बैरियर तक लगा दिए थे, जिसके बाद फिलीपींस ने भी चीन को उसकी हैसियत याद दिलाई और उस बैरियर को ही काट दिया था। दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर मानने वाले चीन को लगा था कि वो फिलीपींस को आंखें दिखाएगा और वो डर जाएगा। लेकिन फिलीपींस ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। मगर अब फिलीपींस के राष्ट्रपति ने एक बार फिर चीन को सख्त चेतावनी दी और साफ कह दिया कि फिलीपींस हर हाल में अपने इलाके की रक्षा करेगा, भले ही उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इधर असम और मेघालय के कई इलाकों में भूकंप के झटके आने से अफरा तफरी मच गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 रिकॉर्ड की गई, जिसका केंद्र मेघालय के नॉर्थ गारो हिल्स में 10 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि इस भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी देर तक उन इलाकों में लोग दहशत में रहे। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में एक वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हो गई। जिस जगह ये साजिश हुई वहां से महज 30 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। इसीलिए जांच एजेंसियां इसकी टाइमिंग और लोकेशन के आधार पर भी जांच कर रही हैं। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर रखे दिखाई दिए। ये घटना भीलवाड़ा के पास की बताई गई।
उस ट्रैक की दोनों पटरियों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पत्थरों का ढेर लगा दिखा। इतना ही नहीं, उस वंदे भारत के ट्रैक पर एक जगह तो साजिश रचने वालों ने लोहे का सरिया और कीला भी फंसा दिया। सामने आए इस वीडियो में वंदे भारत के लोको पायलट ट्रेन से उतरकर उन पत्थरों को हटाते दिखाई दिए। उन्होंने जब ट्रैक पर लोहे का सरिया फंसा देखा तो वो भी हैरान रह गए। ये बनाओ, ये देखो ये कैसा काम किया। जिस तरह से वंदे भारत के रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे दिखे, वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेन उन पत्थरों पर चढ़ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आए टीएमसी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर आंदोलन में खलल डालने का आरोप लगाया। दिल्ली में टीएमसी मनरेगा और पीएम आवास योजना के बकाया फंड की मांग पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और इसी प्रदर्शन के तहत राजघाट पहुंचे टीएमसी नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्ती वहां से हटाने का आरोप लगाया। ये लोग डरे हुए हैं तभी ये सब कर रहे हैं, अगर डरे हुए नहीं होगा, इनके डर बाहर आने लग गया है। टीएमसी के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर 2 दिन तक प्रदर्शन करने की तैयारी में। टीएमसी का आरोप है कि मनरेगा और पीएम आवास योजना जैसी केंद्र की योजनाओं के तहत बंगाल को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। जो पात्र लोग थे आपने उनको क्यों बाहर रखा ममता दीदी? क्या गरीब का हक छीनने में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ ममता दीदी को? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए टीएमसी के कई नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उधर अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी राजस्थान में भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान से भी पार्टी 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे सकती है। यही नहीं, अटकलें हैं कि वो कुछ मौजूदा सांसदों और कुछ पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है, जिसके बारे में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बात हुई। सूत्रों ने तो ये तक बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया। इसके अलावा मौजूदा सांसद कुमारी दिया, राज्यवर्धन राठौर और पीपी चौधरी को विधायक का चुनाव लड़वाया जा सकता है। अटकलें हैं कि अमित शाह ने कई सांसदों से इसके बारे में बात भी कर ली और पार्टी चाहती है कि ये सभी दिग्गज मुश्किल सीटों से मैदान में उतरे, जिनमें राजस्थान की वो सीटें शामिल हैं जिन पर बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई। सूत्र बता रहे हैं कि इन सीटों में ज्यादातर वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ते हैं, जिनमें जोधपुर की सरदारपुरा सीट शामिल है। इस सीट पर 2003 से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कब्जा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी गहलोत के खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारना चाहती है, क्योंकि गहलोत का गढ़ मानी जाने वाली सरदारपुरा सीट गजेंद्र सिंह शेखावत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर का हिस्सा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा चुके हैं। वैसे अटकलें हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की एक दूसरी विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने 2 विकल्प रखे जा सकते हैं। हालांकि पिछले हफ्ते जयपुर में बीजेपी की बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसी किसी खबर पर मोहर नहीं लगाई थी और केवल ये संकेत दिए थे कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह सीएम का कोई चेहरा नहीं होगा, कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट 5 अक्टूबर के बाद जारी हो सकती है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जोधपुर का दौरा करेंगे, जिसके बाद पार्टी राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। खबर है कि लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 45 नाम तो फाइनल हो चुके हैं, जिनमें 19 वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। और सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी इन 19 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों को चुनाव लड़वाना चाहती है। यही नहीं, पार्टी अपने केंद्रीय मंत्रियों को उन्हीं के संसदीय क्षेत्रों में आने वाली सीट से मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिनमें बीकानेर की खाजूवाला सीट शामिल है, जहां से राजस्थान कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष गोविंद मेघवाल विधायक हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं। यही नहीं, राजस्थान की कई सीटों पर मेघवाल समुदाय निर्णायक भूमिका में माना जाता है और अर्जुन राम मेघवाल इसी समुदाय से आते हैं, यानी उनके चुनाव लड़ने का असर न सिर्फ बीकानेर, राजस्थान की दूसरी सीटों पर भी पड़ सकता है। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर की बायतू सीट से टिकट मिल सकता है। उन्हें पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़वाया जा सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक खौफनाक मामला सामने आया। वहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिससे वहां तनाव बढ़ गया और इस तनाव को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देवरिया के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। आनन फानन में वहां पुलिस कमिश्नर और डीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद में पहले एक परिवार के लोगों ने एक पूर्व प्रधान की हत्या कर दी, जिससे उनके परिवार के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बदला लेने के लिए उस परिवार के लोगों पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस खूनी संघर्ष में उस परिवार का एक और सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने देवरिया के एसपी से रिपोर्ट मांगी। उधर बिहार के गोपालगंज से हादसे की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया।
वहां अवैध तरीके से पटाखे बनाते हुए एक घर में विस्फोट हो गया और इस विस्फोट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यही नहीं, धमाके की वजह से वो घर मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक उस घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से वहां से गुजर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सेब से लदा एक ट्रक पलट गया। हालांकि गनीमत यह रही कि उस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक निजी अस्पताल के एक डॉक्टर पर एक महिला ने इलाज के नाम पर रेप करने का आरोप लगाया और उस महिला ने भीलवाड़ा पुलिस पर भी शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक सांस लेने में समस्या होने पर वो अस्पताल में इलाज कराने गई थी और वहां के डॉक्टर पवन ओला ने उसे जांच के लिए अपने केबिन में रोक लिया। महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर पवन ओला ने जांच के नाम पर उसका रेप किया। चेक कर तो मेरा रेप कर दिया। इस मामले में उस महिला की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मदद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया और जाँच में जुट गई। इधर पंजाब सरकार ने वहां के लोगों को तोहफा देते हुए मिशन सेहतमंद पंजाब की शुरुआत की। इस योजना के तहत पंजाब के सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा और इस मिशन की शुरुआत पटियाला से हुई, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कौशल्या अस्पताल में बने नए वार्ड का उद्घाटन किया। मिशन सेहतमंद योजना के तहत पंजाब सरकार ने मेडिकल सिस्टम में बड़ी क्रांति लाने का दावा किया। उधर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को कोरोना हो गया। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी, लेकिन माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को कोरोना होने से उनकी पार्टी के प्रचार कार्यक्रम को झटका लग सकता है, क्योंकि वहां 2 हफ्ते बाद आम चुनाव होने हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के पीएम ने ऐलान किया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करते रहेंगे। इस बीच अमेरिका को डराने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट पिरोला ने ब्रिटेन में हड़कंप मचा दिया। इस नए वेरिएंट की वजह से वहां कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिला, जिसके बाद वहां के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी कर दी, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक लंदन में तो इस नए वेरिएंट का असर वहां की उड़ानों पर भी दिखने लगा और ये खतरा इतना बढ़ गया कि कई शहरों के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट के कई कर्मचारी कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आने से बीमार पड़ गए। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक जुलाई में इस नए वेरिएंट की जद में आने से 6 लाख लोग संक्रमित हुए थे, जो सितंबर में बढ़कर 12 लाख हो गए, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही लोगों से एक बार फिर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की गई। उधर अगले 24 घंटों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा भूकंप आने की भविष्यवाणी ने वहां लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। यूरोप के देश हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऐसा जलजला आने वाला है जो कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। हालांकि भूकंप आने का सटीक अनुमान लगाना मुमकिन नहीं, मगर हॉलैंड के जिस वैज्ञानिक ने पाकिस्तान के भूकंप से दहलने का दावा किया, उनकी भविष्यवाणियां गलत नहीं निकली। इस साल की शुरुआत में तुर्की में भयानक जलजला आया था, हजारों लोग मारे गए थे। उस भूचाल से पहले ही हॉलैंड के फ्रैंक हुगो बीट्स ने उसकी आशंका जता दी थी और पाकिस्तान उस इलाके में भी पड़ता है जहाँ भूकंप आते रहते हैं। इसलिए हॉलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक हुगो बीट्स की नई भविष्यवाणी ने पाकिस्तान की सांसें अटकाई हुई हैं। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और वहां एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। और इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा रोड शो भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राजस्थान को समर्पित इन परियोजनाओं की लागत करीब 7200 करोड़ रुपए बताई गई। इसके साथ ही पीएम ने चित्तौड़गढ़ में मौजूद सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए, जहां के पुजारी ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर आशीर्वाद दिया। और न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया। ग्वालियर में प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर देश को जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। उधर बेलारूस ने एक बार फिर पोलैंड पर सीमा उल्लंघन का ऐसा आरोप लगाया कि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। बेलारूस के मुताबिक पोलैंड का एक हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में जबरदस्ती घुस गया।
जिसे उसकी सेना ने कुछ ही मिनटों में खदेड़ दिया। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोलैंड का हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक घुस गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथी रहा है, जबकि बेलारूस ने रूस से अपनी दोस्ती निभाई, इसीलिए दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन अब जब बेलारूस ने पोलैंड पर उसकी सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया तो उसने भी साफ कह दिया कि उसका कोई भी हेलीकॉप्टर बेलारूस की सीमा में नहीं घुसा। इस बीच अमेरिका में हुए एक नए सर्वे में भारतीय मूल की निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के योग्य उम्मीदवारों की रेस में सबसे आगे निकल गईं। हाल ही में वहां रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस हुई थी, जिसके बाद यह सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में निकी हेली ने बाइडेन को भी पछाड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस के बाद हुए सर्वे में बाइडेन को 38% तो निकी हेली को 40% लोगों ने पसंद किया। निकी हेली ने इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय मूल के नेता विवेक रामास्वामी को भी पीछे छोड़ दिया। उधर कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करने वाली हंगरी की कैथलीन करिको और अमेरिका के ड्रू वाइजमैन को इस साल चिकित्सा का नोबेल दिया जाएगा। इन दोनों ने दुनिया को वो तकनीक दी जिसकी मदद से कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी और इन दोनों वैज्ञानिकों की बदौलत बहुत ही कम वक्त में कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता मिली थी। कैथलीन करिको और ड्रू वाइजमैन की तकनीक से फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन बनाई थी। इस बीच दुनिया भर में गलत सूचनाएं फैलाने के लिए हर साल अरबों खर्च करने के अमेरिका के आरोपों पर चीन ने पलटवार किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को झूठा बताते हुए दो टूक कहा कि अमेरिका उनके खिलाफ ऐसे दुष्प्रचार करना बंद कर दे। और इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने तो उल्टे अमेरिका पर ही दुनिया भर में झूठ फैलाने का आरोप मढ़ दिया। 3 दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका के विदेश विभाग ने आरोप लगाया था कि चीन दुनिया भर में झूठी सूचना पहुंचाने, जानकारी में हेरफेर करने, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च करता है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने इसके लिए अलग अलग देशों में संचार माध्यमों में करोड़ों रुपए लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए चीन ने दावा किया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका ने आरोप लगाए उसके तथ्य निराधार हैं और उसमें गलत जानकारियों को शामिल किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिका के विदेश विभाग के इशारे पर चीन को बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस बीच तुर्की की सेना ने 2007 में हुए भीषण हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया। वहां 2007 में आतंकियों ने तुर्की की सेना के काफिले को निशाना बनाया था और उस घटना में आतंकियों ने तुर्की के हक्कारी से गुजर रहे सेना के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें तुर्की की सेना के 13 जवान शहीद हो गए थे। और इस हमले के 16 साल बाद तुर्की ने इसका बदला पूरा करने का ऐलान कर दिया। और तुर्की के खुफिया विभाग ने जानकारी दी कि उसने इस हमले के मास्टरमाइंड मिज़दिलिप तस्कीन को मारकर अपने सैनिकों की मौत का बदला ले लिया। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर जाकर माथा टेका। पंजाब में राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि निजी बताया गया, जहां पवित्र सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर साहब में माथा टेकने के दौरान राहुल गांधी नीले रंग के पटके में नजर आए। यही नहीं, उन्होंने वहां लंगर हॉल में जूठे बर्तनों की सफाई भी की। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका में कैरिबियाई देश क्यूबा के दूतावास पर हुए हमले के लिए उत्तर कोरिया ने अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वॉशिंगटन डीसी में 24 सितंबर को क्यूबा के दूतावास पर हमला हुआ था, जिसके बाद से ही अमेरिका को कई देश सुरक्षा के मुद्दे पर घेरने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 24 सितंबर को क्यूबा के दूतावास पर रात के वक्त पेट्रोल बम से हमला किया गया था, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। हमले के बाद रूस और चीन ने आरोप लगाया था कि क्यूबा के दूतावास की सुरक्षा की अमेरिका ने अनदेखी की। लेकिन अब अमेरिका का दुश्मन उत्तर कोरिया भी उसके खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने उस हमले के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने रूस की एक मिसाइल फैक्ट्री पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना के हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अपने टारगेट पर ही गिरे, जिसके बाद रूस की उस मिसाइल फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में आग लग गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके 4 ड्रोन रूस की उस मिसाइल फैक्ट्री पर गिरे, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा किया गया कि जिस मिसाइल फैक्ट्री पर हमले किए गए वहां KH-59 मिसाइलें बनाई जा रही थी, मगर हमले के बाद मिसाइलों को बनाने का काम रोक दिया गया। लेकिन अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो ये रूस के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि KH-59 मिसाइलें दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए ही जानी जाती हैं। रेडार से लैस ये मिसाइलें आसमान से जमीन के टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। हालांकि यूक्रेन ने किस जगह पर रूस की फैक्ट्री पर हमले किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इधर भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाविक में पहली बार मेक इन इंडिया चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले नाविक ऐप के लिए विदेशों में बने चिपसेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस नए फैसले का मतलब है कि नाविक ऐप में सैटेलाइट से सिग्नल पाने के लिए जिस चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा उसे एक भारतीय कंपनी ही डिजाइन करेगी और वही उसे बनाएगी। खबर है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस मुद्दे पर हैदराबाद की एक कंपनी से संपर्क में है।
उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय नौसेना को जल्द ही एक ऐसी घातक एंटी शिप मिसाइल मिल जाएगी जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी। खबर है कि सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO जल्द ही इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करेगी, जो नौसेना के हेलीकॉप्टरों और जंगी जहाजों से भी दागी जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस घातक मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में मौजूद अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाएगा। उधर यूरोपीय देश सर्बिया और कोसोवो के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ने के आसार बन गए। सर्बिया ने अपने पड़ोसी कोसोवो के बॉर्डर पर अपनी सेना, टैंक और तोपें उतार दी। कोसोवो अमेरिका का दोस्त है, इसलिए अमेरिका ने सर्बिया को अपने कदम पीछे खींचने की चेतावनी तो दी ही, साथ ही उसकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो ने भी ऐलान कर दिया कि वो कोसोवो में अपनी सेना को बढ़ाएगा। यानी दोनों तरफ से जंग की पूरी तैयारी है। लेकिन अगर ये जंग छिड़ गई तो जो अब तक यूक्रेन में होने से बचा हुआ है वो हो जाएगा। रूस और अमेरिका सीधे सीधे लड़ने उतर जाएंगे, क्योंकि रूस सर्बिया का दोस्त है। वहीं कोसोवो के साथ अमेरिका और पूरा का पूरा नेटो खड़ा है। कोसोवो में नेटो की शांति सेना भी हमेशा तैनात रहती है। वैसे तो सर्बिया और कोसोवो पुराने दुश्मन हैं, मगर उनके बीच ये ताजा तनाव तब भड़का जब सर्ब समुदाय के करीब 30 हथियारबंद हमलावरों ने कोसोवो के एक गांव पर धावा बोला और वहां की एक मशहूर मॉनेस्ट्री पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 12 घंटे तक चले एनकाउंटर में कोसोवो की पुलिस और हमलावरों दोनों तरफ से कुल 4 लोग मारे गए। कोसोवो का दावा है कि वो हमलावर सर्बिया से ही उसके यहाँ घुसे थे और उन्हें हथियारों से लेकर ट्रेनिंग सर्बिया ने ही दी थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। इन दोनों प्रदेशों में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, साथ ही कई प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ में 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार स्टील प्लांट भी शामिल है। इसके साथ ही तेलंगाना को प्रधानमंत्री करीब 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस बीच यूक्रेन से लंबी खिंचती जंग की वजह से रूस ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया और इसीलिए ये कयास लगाए गए कि रूस ने आर पार की जंग की तैयारी कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस के वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में रक्षा बजट में बढ़ोतरी के संकेत मिले, जिसके मुताबिक रूस 2024 में रक्षा खर्च में लगभग 70% की बढ़ोतरी करेगा, जो रूस की जीडीपी का लगभग 6% होगा। बीते कुछ महीनों में रूस में महंगाई बढ़ी है और वहां की मुद्रा रूबल कमजोर हुई है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर ली, क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए उसने सेना को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी का फैसला लिया, ताकि किसी भी तरह यूक्रेन जंग को जीता जा सके। उधर चीन ने ताइवान को सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान में बनी पहली पनडुब्बी के लॉन्च होने पर उसका मजाक उड़ाया और यह धमकी दी कि ताइवान को चीन का होने से वो पनडुब्बी भी नहीं रोक पाएगी। यानी ताइवान की पनडुब्बी के लॉन्च होते ही चीन बौखला गया। चीन को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ताइवान जितना ज्यादा मजबूत होगा उसकी मुश्किल उतनी ही बढ़ेगी, जिससे उसका ताइवान को हड़पने का सपना महज सपना बनकर ही रह जाएगा। चीन ताइवान को अपनी जागीर मानता है और इसीलिए वो उसे हर हाल में हड़पना चाहता है। लेकिन अब जब ताइवान ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समंदर में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी तो चीन की नींद उड़ गई, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन की आंख दिखाने के बावजूद ताइवान उसके आगे नहीं झुका और उसने वही किया जिससे चीन सबसे ज्यादा चिढ़ता है। ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया, लेकिन जैसे ही इसकी खबर चीन को मिली वो बुरी तरह भड़क गया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ताइवान को फिर डराने की कोशिश की। चीन ने यह धमकी दी कि पनडुब्बी भी ताइवान को उसका होने से नहीं रोक पाएगी। इस बीच गूगल और कंप्यूटर कंपनी HP ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत क्रोमबुक डिवाइस भारत में बनाने का ऐलान किया। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और मेक इन इंडिया के तहत भारत में पहली बार क्रोमबुक डिवाइस बनाने को बड़ा कदम बताया। सुंदर पिचाई ने उम्मीद जताई कि इससे भारतीय छात्रों को किफायती दाम में लैपटॉप मिल सकेगा। इधर गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की पहल पर लाखों लोगों ने अपने आसपास की जगहों पर सफाई अभियान चलाया और सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 8 करोड़ लोगों ने 8 लाख जगहों पर 1 घंटे के लिए ये मुहिम चलाई और करोड़ों लोगों का एक साथ इस अभियान में शामिल होना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लाख चलिए सर बचाकर फायदा कुछ भी नहीं, लाख चलिए सर बचाकर फायदा कुछ भी नहीं, हादसों के इस शहर का क्या पता कुछ भी नहीं। 100 बात की एक बात कही विनोद ने, एक खुददारी लिए आती है 100 मुश्किलें, रोग ये लग जाए तो इसकी दवा कुछ भी नहीं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की।